नेक्स्ट पार्ट नॉन रेजिडेंट का। इसमें 2 पॉइंट भूल गए थे। इसमें क्या बताया गया होगा कि अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज़ अ पेटेंट बाय मिस्टर ए, ठीक है, बाय मिस्टर ए हु इज़ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के गवर्नमेंट क्या पेमेंट किया है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, डीम्ड इनकम मिल जाएगी। उसके बाद जो साई इंजीनियरिंग है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, एंटर्ड इन कोलेब्रेशन एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनी, इंडिया की किसी कंपनी से कराया है, फॉर एंड वॉज इन द रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8 लाख डिवेंचर ऑन 20%, तो इंटरेस्ट पे क्या लग जाएगा, 20 लाख का 8% और 20 लाख क्या बन जाएगा, FTS बन जाएगा, ठीक है। यस, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटली टैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट। तो उसका मतलब कोई पीजीबीपी इनकम है कोई नॉन रेजिडेंट की, तो सर्टन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस बेसिस पे लगेगी। अगर उसका रेगुलर शिपिंग बिजनेस है, मतलब वो आता जाता रहता है, तो जो भी प्रेजेंटेटिव इनकम होगी उसका 7.5% लगा देना है, और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो कोई कैरेज ऑफ पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल और इन इंडिया में कैरेज करता है, या फिर कोई अमाउंट रिसीव नहीं करता है, मतलब वही कि अर्नड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, मतलब यूएस से लाया और रिसीव्ड इंडिया में किया पेमेंट हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिमोरेज एंड हैंडलिंग चार्जेस। तो सेक्शन 28 एंड 43 एज शेल नॉट अप्लाई, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी इनकम हो रही है 7.5% का टैक्स लगा देने का, ठीक है। ओकेजनल शिपिंग बिजनेस से मतलब कभी कभी आया है, गलती से आ गया, जो भी है, ठीक है, तो 7.5% ऑफ द कैरेज चार्ज पैसेंजर दिस इन इंडिया, ठीक है, रिसीव्ड इन इंडिया वाला वो चार्ज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया हुआ अदर पॉइंट, बस यहाँ ये बनाया गया हुआ है कि यहाँ पे जो टैक्स रेट रहेगा वो फॉरेन कंपनी वाला रहेगा, ठीक है। अगर मिस्टर सैम इंडिविजुअल है तो भी फॉरेन कंपनी वाला टैक्स लगेगा, कोई एक्सपेंडिचर रिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अगर मास्टर ऑफ शिप अगर शेल फर्निश ROI बिफोर डिपार्चर ऑफ शिप, मतलब जब शिप डिपार्चर निकलेगा इंडिया से तभी ROI की रिटर्न फाइल कर लेंगे, तभी उसको शिप को जाने देंगे। और ROI 30 दिन के बाद भी फाइल करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं, जब वो पॉसिबल नहीं है ROI, अब जब AO सेटिस्फैक्ट्री है कि अरेंजमेंट करवा देंगे वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फाइलिंग ऑफ ROI, अरेंजमेंट यानी कोई एजेंट के थ्रू करवा देंगे, ठीक है। AO शैल पास और असेसमेंट ऑर्डर विद इन 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो इसी साल 9 मंथ के अंदर निकल जाएगा, मतलब 143 144 147 का असेसमेंट ऑर्डर है वो इसी साल निकल जाएगा, ठीक है। उसको बताया गया होगा कि एयरक्राफ्ट बिजनेस रहता है तो सेक्शन 44 BBA कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो नॉन रेजिडेंट वालों के एयरक्राफ्ट है उसके लिए 5% ऑफ कैरीज इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, सेम वही वाला पोर्शन है, ठीक है, बस यहाँ पे 5% है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि कोई नॉन रेसिडेंट है जो सप्लाई कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी ऑन रेंट हायर यूज टू प्रोस्पेक्शन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, तो इसके लिए क्या क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। क्या कर रहा है, जो भी करवा रहा है, तो 10% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव्ड अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, जो भी रिसिप्ट हो रहा है उसका 10%, ठीक है। बस इसका जो डिडक्शंस है वो कोई भी नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इफ एसएससी वांट्स टू क्लेम लोअर प्रॉफिट तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कि ये ठेके पे दिया हुआ है, फॉरेन कंपनी है जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रही है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेन्यू टर्न की पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये भी ऑप्शनल है। 10% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट अर्न एंड रिसीव इन इंडिया, सेम फॉरेन कंपनी एप्लीकेबल टू ओनली टू फॉरेन कंपनी, यहाँ पर फॉरेन कंपनी के लिए, अगर इंडिविजुअल के लिए है तो टर्न की पावर प्रोडक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो 10% उसके लिए नहीं रहेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्लेम लोअर प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया हुआ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब सैम लिमिटेड है जो फॉरेन का सिंगापुर का है, इंडिया में उसका PE है, ब्रांच है, ठीक है। अब सैम लिमिटेड खर्चा कर रहा है ब्रांच के लिए, तो उसका डिडक्शन उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हेड ऑफिस का एक्सपेंस क्या करते थे कि 50 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस रहता था, उसमें इंडिया ब्रांच में लोग ज़्यादा दिखाते थे रिडक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रोविजन बनाया गया हुआ है कि बिजनेस ऑफ PE ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया वाली ब्रांच शैल बी कंप्यूटेड एज पर 28 to 44 AD, मतलब एक्सपर्ट इनकट बस SSC सैम लिमिटेड, मतलब आउटसाइड इंडिया एट्रीब्यूटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन PE इन इंडिया, ठीक है। इसका कैसे निकाल लेंगे, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस किया, मतलब 50 लाख रुपए किया हुआ है, उसके पास ATI निकालो, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो, उसका 5% विच एवर इज लोअर वो निकालो, मतलब 2 करोड़ रुपए आते हैं ATI, उसका 5% आता है 10 लाख रुपए, 50 लाख और 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी ATI के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालो, ठीक है, और उसके बाद ABCDU को ऐड कर दो, ए यानी अलाउंस अंडर सेक्शन, मतलब जो 50 लाख उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है। उसके बाद B यानी ब्रॉड फॉरवर्ड
लॉस है, सी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्लानिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। डी फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यू फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। साइंटिफिक रिसर्च वाला नहीं है करना, ठीक है। एंड ATI इज अ लॉस देन लास्ट 3 एवरेज ईयर लेने का, ठीक है। अगर ATI अभी इस साल का लॉस में आता है तो 3 साल का जो भी एवरेज रहेगा उसे लेना है, ठीक है। कैपिटल गेन अगर होता है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो कैपिटल गेन के अगर तभी रहेगा अगर कैपिटल गेन सिचुएटेड इन इंडिया है एंड ट्रांसफर करंट ईयर में हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इनके साथ, मतलब सैम लिमिटेड है और जॉन लिमिटेड है और इसने रिलायंस के शेयर हेल्ड किया हुआ है। अब सैम और जॉन का अमलगमेशन हो रहा है तो रिलायंस के शेयर भी इसके पास चले आएंगे, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। सेम डीमर्ज हो रहा है तो डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी को डीमर्ज कंपनी के शेयर मिलेंगे तो उसमें भी उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर रॉक है नॉन रेसिडेंट और सीना है नॉन रेसिडेंट, दोनों नॉन रेसिडेंट है। और ये बॉन्ड्स GDR और रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दोनों नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। अगर एक भी